दोस्तों, अब तय हो चुका है। पहली बात तो नरेंद्र मोदी साहब की विदाई तय मानी जा रही है और इसके साथ साथ जो दूसरी शर्त रखी गई थी कि मैं नहीं तो अमित शाह, लेकिन उसको लेकर भी अब न केवल आरएसएस बल्कि इनके अपने सहयोगियों ने मोर्चा खोल दिया है। यानी कुल मिलाकर माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब का इस्तीफा हो ना हो, लेकिन एनडीए की सरकार भरभरा कर गिर सकती है। जैसी ये खबर मिली, आनंद फानन में आरएसएस ने एक बड़ी मीटिंग बुला ली है। आरएसएस की इस मीटिंग में यह चर्चा की जा रही है कि कैसे अपने सहयोगी दलों को संभाल कर रखा जाए। जो तमाम तरह के दांवपेच चलकर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी में तब्दील कर दिया मोदी शाह ने, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाई जाती है और कोई भी साथी अब इसके साथ आना नहीं चाहता। अब धमकी दी जा रही है कि एनडीए की सरकार गिर सकती है। तो इस पूरी स्थिति को कैसे बचाया जाए, इसका पूरा बीड़ा आरएसएस ने उठाया है, जिसमें तय किया गया है न केवल नरेंद्र मोदी साहब का इस्तीफा होगा, बल्कि खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री छोड़िए कैबिनेट मंत्री भी शायद शाह नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो उनके अपने सहयोगी हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया। आरएसएस की मीटिंग से बड़ी खबरें निकल कर आई, और तो और आरएसएस मीटिंग से साथ साथ कौन कौन से साथी हैं जिन्होंने आगे आकर विरोध दर्ज करा दिया, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं, आज की तारीख के हिसाब से लगा के रखूं तो 1 महीना 1 दिन बधाई कार्यक्रम होगा। और मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए गोदी मीडिया पर, एंकर पर। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इतने साल तक उन्होंने राष्ट्रहित को खूंटी पर टांग कर फर्जी राष्ट्रहित के नाम पर सत्ता की चाटुकारिता जो की, उसके एवज में अब यह है कि नरेंद्र मोदी साहब की जब विदाई होगी तो बेचारों का क्या होगा, कैसे कैसे इनकी कटेगी नैया, ये समझना होगा। चैनल का तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन एंकर्स को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इन्होंने सारे नीति नियम को खूंटी पर टांगा था। फिजूल के कार्यक्रम चला चला कर इन्होंने ये बताया था कि देखिए कितने देश हित में काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं 17 सितंबर को वो भी चेहरे दिखाऊंगा, बेचारे उतरे हुए चेहरे। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन होगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होगी या उदासी, वो दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है यहां से शुरू करते हैं। पहली एक खबर देखिए, आरएसएस ने एक मीटिंग बुलाई है। ये टीवी 9 की खबर है दोस्तों। टीवी 9 ने बताया है कि आरएसएस ने अचानक क्यों बुलाई बड़ी बैठक। दिल्ली में होने वाली मीटिंग में भागवत भी होंगे शामिल। आरएसएस ने एक बड़ी मीटिंग बुला ली है, लेकिन अभी इनकी हरकतें अभी भी जान ही रही हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। दरअसल आपको मालूम ही है कि लंबे समय से 2014 के बाद से आप देखेंगे आरएसएस के साथ कभी भी बहुत अच्छा समन्वय नहीं रहा। अयोध्या में राम मंदिर वाला जिक्र नहीं कर रहा, आरएसएस के दफ्तर नहीं गए नरेंद्र मोदी साहब। हाल ही में गए थे आरएसएस के कार्यक्रम में, वो भी तब जब 240 सीटों पर सिमट कर रह गए। आपको लोकसभा चुनाव भी याद होगा, जब 400 पार का नारा एक तरफ दिया जा रहा था और दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने एक बड़ा बयान दे दिया। मैं जेपी नड्डा को केवल और केवल रबर स्टैम्प मानता हूं, उनकी हिम्मत तक नहीं है कोई फैसला वो ले पाए, तो एक बड़ा बयान कैसे दे देंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में बीजेपी को जरूरत पड़ती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में बीजेपी को जरूरत पड़ती थी आरएसएस की, और मोदी के कार्यकाल में मोदी शाह वाली बीजेपी को जरूरत नहीं है आरएसएस की। आरएसएस ने कहा बेटा तुम जो बोल रहे हो ना, अभी तुम्हारा बोरिया बिस्तरा वहीं नहीं बांध दिया जहां से आए हो, वही बताऊंगा। और देखिए 240 पर सिमट गया। तब से जेपी नड्डा भी बेचारे सटीक लाइन पर रहते हैं, डरे डरे सहमे कि अगला नंबर मेरा ही है भाई साहब। बहुत खतरनाक खेल होगा। आरएसएस नाराज बैठा हुआ है। चलिए, हुआ यह कि आगे चलकर ये सब चीजें चली रही है। उसके बाद जब 240 सीटें आई और उसके बाद आरएसएस ने बार बार ये बताया कि अब जाना होगा, तो उसके बाद दौड़े दौड़े पहुंचे थे नरेंद्र मोदी साहब कहां, आरएसएस के दफ्तर। पहली दफा चौखट पर माथा भी टेका, नमस्कार भी की, बहुत देर तक बातचीत की, लेकिन संकेत बाद में मिल गए कि भागवत ने कहा ना, जो सारी हदें तुम लोगों ने पार की है ना, अब उसको तो मानना पड़ेगा। पहला तो ये 75 साल वाला फॉर्मूला बनाया किसने था? कि अटल अडवाणी ने बना दिया था? नहीं, तुम लोगों ने, क्योंकि तुम्हें अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, इन सबको साइडलाइन करना था, जो तुम्हारी आलोचना ना कर पाए, जो तुम्हें समझा ना पाए, जो तुम्हें सिखा ना पाए, क्योंकि तुम्हें अपने लिहाज से चलाना था। तुम अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे थे, लेकिन ये भूल गए ये उम्र है। उम्र जब 75 साल की किसी के लिए रखोगी तो तुम भी 75 के होगे, और वो वक्त आ गया है। तुमने कहा ना, ये नहीं मानेंगे। हो सकता है तुम हमारी बटरिंग करो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के गुणगान गाओ, कोई जरूरत नहीं है। हम अपने आप खुद संभाल लेंगे। आरएसएस कितना महान है कितना नहीं, वो हम समझा लेंगे देश को। अब तुम्हारा नंबर है, बस हमारी बटरिंग मत करो, इससे कुछ होगा नहीं। अगर बटरिंग करने से मैंने तुम्हें आज छोड़ दिया तो मुझसे ही सवाल पूछा जाएगा कि 75 साल वाला फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया उन पर ही लागू क्यों आरएसएस ने नहीं होने दिया। यानी आरएसएस अपनी जगह अटके। फॉर्मूला आया कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिससे बागडोर इसी जोड़ी के पास रहे। उन्होंने कहा ना, ये भी ना होगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए यहां से नाराजगी शुरू हो जाती है। 4 PM की खबर देखिए, लोकसभा भंग कर पूरे देश में एसआईआर कराया जाए। अब देश में राजनीतिक भूचाल तय। क्या भूचाल से पहले मोदी इस्तीफा दे देंगे? आने वाला है सियासी भूचाल, एनडीए में फूट के आसार, लोकसभा को भंग करने की मांग। अच्छा, ये मांग क्यों की जा रही है मैं आपको बता देता हूं।
ये तो सबको पहुंच गई है, बीजेपी के सांसदों से लेकर उनके सहयोगी दलों के सांसदों तक खबर पहुंच गई है कि अब नरेंद्र मोदी साहब का इस्तीफा होगा। लेकिन वो जिस तरीके से अड़े और लगातार ये पूरा प्रोग्राम सेट कर रहे हैं कि अमित शाह को कैसे भी प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में संजीव बालियान को समर्थन देना, और उसमें पूरी तरह से मोदी नहीं बल्कि अमित शाह ने बागडोर संभाली थी कि देखिए हम जीत के दिखाएंगे। वो बात अलग है कि क्रॉस वोटिंग हुई, हार गए, उससे भी मटिया पलीत हुई, यानी अमित शाह को आगे करने की कोशिश हो रही है। तो एक एक करके सब बीच बीच में आ रहे हैं। अठावले ने अभी कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार में हमें नहीं दिया गया। देखिए संकेत होते हैं, कोई ये नहीं कहता। जैसे आपको याद होगा नीतीश कुमार में भी, आपको जब 2013-14 में हुआ था और एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी बनाए थे, तो उन्होंने सीधे सीधे कोई बात नहीं कही थी, वो घुमा फिरा कर बात कह रहे थे और एनडीए से बाहर चले गए थे। और जब एनडीए से बाहर गए तब जाकर उन्होंने बयान देने शुरू किए थे। ऐसे ही अठावले हैं, नायडू हैं, नीतीश कुमार है, ये अमित शाह के साथ खुश नहीं। अमित शाह के साथ जो अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने किया सबने देखा ही। बिहार में कार्यक्रम हो रहा था, पूजा पाठ चल रही थी, उनको बिठाया जा रहा था, वो बैठे नहीं, बगल में कुर्सी डलवाई, जमीन पर बैठे रहे अमित शाह, इधर सम्राट चौधरी जमीन पर और वो खुद कुर्सी पर बैठे। ये संकेत था कि अमित शाह अगर ये सोच रहे हैं कि मोदी के बाद शाह और शाह के हाथ पर दबाने पड़ेंगे तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये सब नहीं होगा, कि मुझे अस्वस्थ, मुझे पागल, मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दो और मैं तुम्हारे गुणगान गाऊं। अमित शाह को जमीन पर बिठाकर खुद कुर्सी पर बैठकर उन्होंने संकेत दे दिया। चंद्रबाबू नायडू पहले से अमित शाह के नाम पर थोड़ा आग बबूला है, अठावले ने भी संकेत दे दिया है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाला है सियासी भूचाल। अब देखिए, इसीलिए ये मीटिंग भी स्पेशली बुलाई गई है। क्या है मीटिंग? उपराष्ट्रपति बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच आरएसएस की अचानक हो जारी बैठक, भागवत भी करेंगे शिरकत। अब देखिए, जी न्यूज की हरकत अभी देख लीजिए। उपराष्ट्रपति और बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर बात हो रही है। ये नहीं कह रहे कि कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, उसको लेकर भी चर्चा आरएसएस करने जा रहा है। दरअसल आरएसएस से खबर पहुंची है कि मोदी के साथ साथ मोदी तो जा रहे हैं लेकिन शाह को लेकर आश्वस्त नहीं है, और अगर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के बाद विचार भी कर लिया गया तो एनडीए बिखर जाएगा, यानी भरभरा कर सरकार गिर जाएगी, और बिना सहयोगियों के सत्ता में बने रहना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए मीटिंग बुलाई जा रही है, जबकि केवल उपराष्ट्रपति और बीजेपी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, जबकि असली मुद्दा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ देखिए, TV9 वाले कह रहे हैं अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, उसको लेकर आरएसएस ने 19 और 20 तारीख को ये मीटिंग बुला लिया है। अरे उसको क्या लेना देना आरएसएस का इससे? क्या अमेरिका से सीधी बातचीत होती है कि मोहन भागवत की नरेंद्र मोदी साहब की तरह करते हैं क्या एक्टिविटी? नहीं ना, ये काम है, जिम्मेदारी है सरकार का, और सरकार को लेकर ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, इनकी हरकतें। अब देखिए एक और खबर है, क्या दिल्ली में आने वाले अगले सियासी भूचाल का केंद्र आंध्र और हैदराबाद है, क्योंकि नायडू तो वहीं रहते हैं कहा जाता है, और भाई सिर्फ वेंकैया नायडू ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी वहीं रहते हैं कहा जा रहा है। खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ वेंकैया नायडू जो बीजेपी के बड़े नेता और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, कहा जा रहा है ये भी लॉबिंग में शामिल हो गए। एक बड़ा झटका यहाँ पर भी लगता हुआ नजर आया, और इस ऑपरेशन 37 के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और तो और बीजेपी के वो सांसद जो संघ समर्पित हैं, उनको लेकर बीजेपी बेचैन नजर आ रही है। यानी मोदी की कुर्सी तो जाएगी जाएगी, अगर अमित शाह को जबरदस्ती थोपने की कोशिश की तो पूरी सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। होने क्या जा रहा है जल्द पता लग जाएगा। नमस्कार।